आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और आज हम उम्मीद करेंगे कि हम इस चैप्टर को भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ आज का टॉपिक नोट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा, पहले चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे, कैपिटलाइजेशन मेथड के दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, या यूं कहें तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर फिर से दो मेथड हैं। बच्चे कह रहे अच्छा, जैसे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर दो वेरिएंट थे कि आप एवरेज प्रॉफिट से आंसर निकालना चाहते हैं या वेटेड एवरेज से निकालना चाहते हैं, ऐसे यहां पर भी दो वेरिएंट होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और यहां पर मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को यह बात बता देना चाहता हूं कि मेरा आंसर इन दोनों मेथड से ना अलग अलग आएगा। बच्चे कह रहे हैं हां सर, हमें समझ में आ गया। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएं तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिफरेंट आती है, वेटेड एवरेज लगाएं तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिफरेंट आती है। ऐसे ही हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है और इन दोनों मेथड में भी हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल अलग अलग आती है, सेम नहीं आती है। तो हम बताएंगे इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स की। तो मैंने हेडिंग लिख ली है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। और इसे समझने के लिए अगर मैं फिगर लेके काम करूंगा तो आपको और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। सपोज कीजिए एक बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है 8 लाख रुपए और वो प्रॉफिट अर्न करता है 1 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। सारे के सारे एकदम सिंपल फैक्ट्स मैंने लिए। कैपिटल 8 लाख, प्रॉफिट 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसका मतलब ये कि अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो दरअसल 8 लाख की कैपिटल लगी हुई है और प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं ₹1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर 8 लाख रुपए लगा करके कोई भी नया व्यक्ति बिजनेस करेगा तो वो सिर्फ 80,000 रुपीस के प्रॉफिट ही कमा पाएगा, जबकि ये 8 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए कमा रहा है। दैट मीन्स इसके सुपर प्रॉफिट जो हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हैं, वो कितने हैं? 20,000। तो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत सिंपल सी बात कहता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल शैल बी रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट एट NRR। इसका मतलब यह है कितनी और कैपिटल लगा दूं, 8 लाख में कितनी और कैपिटल लगा दूं जिससे कि मेरे प्रॉफिट भी कितने हो जाएं? 1 लाख हो जाए, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाए। उसके लिए कितनी कैपिटल लगा दूं? तो हमने कहा कि देखो,
जितनी भी आप कैपिटल लगाओगे उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 10%। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि कितनी और कैपिटल लगा दूं कि 10% के रेट से मुझे सुपर प्रॉफिट मिल जाए। यानी 20,000 कमाने के लिए और कितनी कैपिटल लगाऊं, तो हमने कहा इसका सिंपल सा तरीका है, जितने भी सुपर प्रॉफिट हैं उसको डिवाइड कर दीजिए अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अगर मेरे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करके देखूं तो इसका मतलब आ गया 20,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने हैं एट द रेट ऑफ 10%। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ₹2 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब एक नया बिजनेस अगर 1 लाख का ही प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो कह रहा है कि मैं 8 लाख में अगर 2 लाख की कैपिटल और डाल दूं तो मैं भी इसके बराबर ही कमा लूंगा। इसका मतलब ये 8 लाख की कैपिटल इसने लगा रखी है और 10 लाख की कैपिटल के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है नॉर्मल सर्कमस्टांस के हिसाब से। तो इस एक्स्ट्रा के लिए मैं उसे 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये वाला मेथड कहता है कि आप नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात मत कीजिए, आप ये बात कीजिए कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी और कैपिटल लगा दूं तो मेरे भी प्रॉफिट इसके बराबर हो जाएंगे। तो मुझे एक्स्ट्रा 2 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी और क्योंकि ये 8 लाख की कैपिटल लगा के ये प्रॉफिट कमा रहा है तो इसकी एबिलिटी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की है उसकी मैंने वैल्यू निकाल दी कितनी, 2 लाख रुपए, और ये कहलाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सभी बच्चे अब मेरे साथ साथ इसका फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। बताओ जी, अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, या अगर आप ये परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखोगे सुपर प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। ये दोनों प्रेजेंटेशन समझ में आनी चाहिए, दोनों एक ही बात है। अगर मैं परसेंटेज नीचे लिखता हूं तो फिर मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं लिखूंगा, और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये ऐसे ही निकल करके आएगा। तो ये दोनों एक ही बातें हैं। बोलिए जी, सुपर प्रॉफिट निकालना लास्ट क्लास में आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसीलिए ये वाला काम भी अब आप सीख चुके हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल के भी दिखा देंगे, उसमें कौन सी बात है। ठीक है सर, लेकिन फिर भी हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे हम उसमें इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं बच्चे को। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाई थी और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारे सुपर प्रॉफिट्स आए थे। मुझे चेक करना होगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने आए थे। ये रहे बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो मैंने सॉल्व की थी उसमें मेरे सुपर प्रॉफिट्स आए थे 11,550 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन थी 10%। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली अगर मैं सॉल्व करता, हालांकि उसमें कैपिटलाइजेशन मेथड की बात नहीं कही गई थी, अगर उसमें मैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ लगाता सुपर प्रॉफिट का तो मेरी गुडविल की वैल्यू तब आ जाती 11,550 अपॉन 10%, और ये परसेंट जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है इनटू 100। तो ये मेरी वैल्यू आ जाती 1,15,500। तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ये बात समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जब आज का हमारा मेन मुद्दा है वो ये समझना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड क्या है और ये कैसे इससे डिफरेंट है। हालांकि हो सकता है कि क्लास 12th में आपके मन में ये इंप्रेशन रह गया हो कि ये दोनों सेम होते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों सेम नहीं होते हैं। लिखिए जी, कैपिटलाइजेशन
ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। नाउ अब बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो ये वाला मेथड कहता है कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न टोटल ऑब्लिग एवरेज प्रॉफिट्स। इसका मतलब यह कि एक बिजनेसमैन कह रहा है कि मैं प्रॉफिट कमाता हूं 1 लाख रुपए, प्रॉफिट अर्न करता हूं 1 लाख रुपए, और मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री में है 10%। तो बताओ किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को 1 लाख रुपए कमाने में कितनी कैपिटल लगेगी? जो अभी हमने लॉजिक लगाया था वही लॉजिक मैं अब भी आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन 1 लाख कमाना चाहता है और इंडस्ट्री में 10% की रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसे कितना पैसा चाहिए? तो इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। इनकम के हिसाब से मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट्स कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितनी कैपिटल लगेगी? लो, मैंने परसेंट हटा के बात किया। तो भाई इसने कहा 1 लाख रुपए कमाने हैं 10% के रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये हमें कैपिटल चाहिए इसके लिए कितनी? 10 लाख। यानी 1 लाख कमाने के लिए चाहिए 10 लाख। अब वो ये कहते हैं इसमें से माइनस कर दो आपने क्या कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखी है। ठीक है जी, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी निकल के आई? 10 लाख रुपए। अब आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है? तो सर अगर हमने कैपिटल लगा रखी है 8 लाख रुपए, लेट अस सपोज, ये मैंने सपोज किया है, ठीक है, मैं इसे चेंज कर देता हूं वरना आप पिछले क्वेश्चन से लिंक करने बैठ जाओगे। मैंने समझाना है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये मैंने 8,50,000 लिख दी, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 1,50,000 रुपए। ठीक है, पहले निकालो वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है कि टोटल प्रॉफिट कमाने के लिए 10% के रेट से कितनी कैपिटल चाहिए? 10 लाख। और आपने लगा क्या रखी है? वो जो लगा रखी है उसे आप माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चा दोनों में कंफ्यूज ना कर जाए, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और वहां पर जो कैपिटल ली जाती है सुपर प्रॉफिट निकालने में, ये वाली कैपिटल होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं यहां 8 लाख लिखता तो आप कहते सर दोनों का आंसर सेम आ गया, इसलिए मैंने बता दिया कि दरअसल यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है और यहां पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है, इस वजह से इन दोनों का आंसर डिफरेंट होता है। ठीक है जी, आइए अब बेटे मेरे साथ साथ जरा समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में दो फॉर्मूलों के या दो मेथड के बारे में बताया। बताइए जी, पहला मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स और दूसरा मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दोनों का मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस था क्या। यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल थी सुपर प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल थी वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब बच्चे कह रहे ये वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट, वैल्यू ऑफ बिजनेस होता था एवरेज प्रॉफिट्स
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये नेट एसेट होते हैं ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो इसका मतलब ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी है, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, इस मेथड में मुझे बताइए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सर सुपर प्रॉफिट होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर देते हैं। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यहां हो जाएगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अब मुझे बताइए, मैं नीचे लिखता हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे लिखता हूं, ये बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते थे। तो बच्चे कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला होता था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या ये बात बच्चों को सुपर प्रॉफिट मेथड से ध्यान आ रही है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं बताता हूं कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था ना ये वाली बात। तो देखिए जी, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको रिकॉल कराया कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस, अब मैं इसका कलर चेंज करके लिख रहा हूं सो दैट आपको समझा पाऊं कि इन दोनों में इसी बात का डिफरेंस है, इसीलिए इन दोनों के आंसर का भी डिफरेंस है। ये समझ में आई बात आपको। देखिए जी, अब आप बुक में अगर रीड करेंगे तो बुक में ऑथर ने क्या समझाने की कोशिश की है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर थोड़ा सा फोकस इंप्रूव हो सकता है, पढ़िए। इट इज पर्टिनेंट टू स्टेट एट दिस स्टेज दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड। पहली बात में ही उन्होंने समझाया है कि इन दोनों में डिफरेंस है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड प्रॉपर future maintainable profits are capitalized on the basis of normal rate of return, and from such value net assets of the business, that is actual capital employed, are deducted to determine value of the business। यहां से अगर आपको बात समझ में आई हो तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है। उन्होंने कहा है हमारे लिए कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और उन्होंने ये भी आपको बात बताई है कि इस केस में हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें और उसमें डिफरेंस होता है। हालांकि बेटे उन्होंने कोई भी एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया नहीं है जिससे आप इस बात को समझ पाते
जो बात मैंने आपको समझाई है। स्टिल मैं आपको क्लास 12th की बुक का एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ये बात पहले क्लियर हो जाए। अब बेटे ये आप अपनी बुक में मत ढूंढिएगा, ये 12th क्लास में चलने वाली बुक है टीएस ग्रेवाल। ये मैं आपको 12th क्लास की बुक से एक क्वेश्चन समझा रहा हूं जिससे आप दो बातों को अच्छी तरह से समझ जाएं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल बतानी है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिगर आपको गिवन है कि हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में है 7 लाख रुपीस, तो ये आपको दिया गया है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर आपको 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं। 2007 में ये प्रॉफिट थे, 2008 में लॉस हो गया और 2009 में फिर से ये प्रॉफिट हो गया। फिर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व इज 18%, तो ये मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई। फिर लिखकर रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विसेज इज 500 पर मंथ, और ये शर्मा और गुप्ता 2 पार्टनर हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर की बात करेंगे, अगर यहां कंपनी की बात होती तो वो गुडविल की बात करते। तो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर हम लोग माइनस करते हैं, तो यहां पर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर माइनस कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि जिस दिन आप गुडविल निकाल रहे हो उस दिन के एसेट्स हैं 7,54,762 और लाइबिलिटीज की वैल्यू है 31,329। तो मुझे बताओ आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बनी? 754,762 माइनस 31,329। मेरे हिसाब से ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन रही है 7,23,433। बेटे आपने कंप्यूट करना है, मैं अगर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आपने भी कैलकुलेट करना है। आपको समझना है कि 2 कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास उपलब्ध हैं, एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जिससे सुपर प्रॉफिट निकलेगा और एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो इस वाले मेथड में यूज होगी। दैट मीन्स दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग यूज होती है। और आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से कम होती है। यह बात भी बुक में देख के समझ में आ रही है, ठीक है। अब तो बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले इन तीनों के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाला जाएगा, वो आया 149,400। फिर इस एवरेज में एक एडजस्टमेंट करनी है एफएमपी की, ये पार्टनर की रेम्यूनरेशन 500 रुपए पर मंथ, 2 पार्टनर है तो 1,000 पर मंथ और 12 महीने के हो गए 12,000। तो ये माइनस कर दिए 149,400 में से 12,000 माइनस किए तो मेरी एवरेज प्रॉफिट आ गई कितनी? 137,400। अब आइए जी हम अपना काम करना शुरू करते हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं ये टीएस ग्रेवाल की 12th क्लास का एडिशन है जिससे मैंने लिया है, और इसमें एवरेज प्रॉफिट्स मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं 1,37,400। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन थी 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था 18%, और साथ ही साथ हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने निकाल ली थी, और वो हमने निकाल ली थी कितनी? 723,433। पहला एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, इसमें गुडविल थी एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो एवरेज प्रॉफिट 137,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 3 साल, तो 137,400 इंटू 3, 4,12,200 रुपए। सेकंड सुपर प्रॉफिट्स मेथड,
तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 137,400 माइनस 7 लाख की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे 18%, तो 7 लाख इंटू में 18%, 1,26,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इयर्स, तो ये कितनी हो गई? 1,37,400, 11,400 इंटू 3, 34,200। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो सुपर प्रॉफिट 11,400 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, 63,333। और चौथा मेथड मेरे पास होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और यहां पर होगा एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100 माइनस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट आए थे मेरे पास 137,400 अपॉन 18 इंटू में 100 और माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 7,23,433। तो 1,37,400 डिवाइडेड बाय 18%, दिस वैल्यू कम्स टू 7,63,333 माइनस 7,23,423। तो ये आंसर आ गया हमारे पास ₹39,900। बोलिए जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई हमारी? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब आइए और हमारी बुक से भी कुछ क्वेश्चन करवाइए। मैंने कहा चलिए आपकी बुक से भी क्वेश्चन करवाते हैं। अब सभी बच्चे देखेंगे हमारी बुक में कैपिटलाइजेशन मेथड में दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 11, और यहां लिखा गया है एसेटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ संचेता लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बैलेंस शीट की डेट हमें दी नहीं गई है, तो बुक में मिस प्रिंट है। अब हमें इसमें देखना है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो ढूंढनी ही पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने में गुडविल को नहीं लेंगे, लैंड बिल्डिंग लेंगे, प्लांट मशीनरी लेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेस प्रोविजन लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे, क्रेडिटर्स लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेंगे। अब देखना है क्या इसकी कोई रिवैल्यूएशन है। लिखा है कंपनी स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2008 विद द अबव स्टेटेड पेड अप कैपिटल। अब यहां लिखा नहीं है डेट कौन सी है, तो यहां से 2013 ही मान के चलेंगे। यानी जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से इसकी कैपिटल सेम है। प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर टैक्सेशन, जानते हो मैंने आपको सबसे पहले बात समझाई थी कि गुडविल के लिए जो हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं वो आफ्टर टैक्सेशन लेते हैं, और ये हमें दिए हुए हैं बिफोर टैक्सेशन। और फिर वो कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन वर 6 लाख, 2009 में 7.5 लाख, 8.5 लाख और 9.5 लाख, और फिर 8.5 लाख। यानी पहले ये बढ़े, फिर ये बढ़े, फिर ये बढ़े और फिर ये कम हो गए। तो यानी एवरेज जो ली जाएगी वो सिंपल ली जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। इनकम टैक्स का रेट है 50%, ये बहुत अच्छी बात है, हमें दिया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं डिविडेंड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10%। वो कहता है हमने डिविडेंड बांटे थे। अब जानते हो ये जो प्रॉफिट है इसमें डिविडेंड माइनस नहीं है, लेकिन वो आपको बता रहा है कि हमने डिविडेंड बांटे थे।
हमने कहा अच्छा ठीक है, प्रॉफिट कमाने के बाद डिविडेंड बांटो। और कह रहे फ्रॉम डिविडेंड कैसे बांटे थे, डिविडेंड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 3 years एट द रेट ऑफ 10% एंड दोज ऑफ द नेक्स्ट 2 years एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। अब बेटे इस क्वेश्चन में डिविडेंड का क्या काम है, सिर्फ डिविडेंड क्यों दिया हुआ है? रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में ना दी हुई हो तो हम डिविडेंड की मदद से काम चला लेते हैं। याद आया आपको? बताया था ना कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में ना दी हुई हो तो इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड से काम चलाऊ तरीके से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ लेते हैं। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि सर नहीं आपने बात नहीं बताई थी, लेकिन यही तो फायदा है ना? हमारी रिकॉर्डेड क्लास में सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि हम बच्चे को याद दिला देते हैं कि बेटे हमने ये बात आपको बताई थी। ये देखो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, लेकिन नहीं गिवन हुई हो तो एवरेज डिविडेंड पेड अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस से आप निकाल लेना। अब इसमें मार्केट प्राइस नहीं दिया तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दिया, उससे निकाल लेना, एक ही बात है। तो डिविडेंड का काम यहां पर क्या है? डिविडेंड का काम हमारा यहां पर यह है कि हम इससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। सर जो हम एफएमपी लेते हैं बेटे, याद रखना, जो हम एफएमपी या जो हम एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जानते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि इसमें से डिविडेंड घटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम कमाते हैं उसी में से डिविडेंड बांटते हैं। इसका मतलब ये जो अब हम एफएमपी लेते हैं ये हमेशा डिविडेंड को शामिल करके होना चाहिए। और हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट जो दिए हुए हैं वो डिविडेंड को मिला करके ही दिए हुए हैं। बात समझ में आई? एवरेज प्रॉफिट वाली क्लास में आप देख लेना, मैंने कहीं भी नहीं कहा था कि डिविडेंड को माइनस करना है, तो डिविडेंड को माइनस बिल्कुल भी नहीं करते और हमारे प्रॉफिट में हो भी नहीं रखा। चलिए सर, हमसे पूछा गया है कि बताइए एसेटेन वैल्यू ऑफ गुडविल। हालांकि हमें मेथड भी नहीं बताया बुक ने कि कौन सा यूज करना है। तो लिखिए नंबर 1, ये पहले इलस्ट्रेशन कौन सी है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 11, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 9.29। चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरे पास क्या क्या मुझे लेना है? गुडविल मुझे नहीं लेना है, मुझे लेना है लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ मुझे लेना है प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी कितनी? 10 लाख। जानते हो कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं है, अगर रीवैल्यूएशन होती तो हम रीवैल्यूएशन के साथ लेते। उसके बाद सर स्टॉक। स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हो तो हमेशा एडजस्ट करना, क्योंकि स्टॉक उसकी करंट कॉस्ट जो भी होगी उसी पर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई एडजस्टमेंट दी नहीं है। बुक डेट्स यानी डेटर्स दिए हैं 9,60,000। ये मेरे टोटल एसेट्स आएंगे, तो पहले यहां तक का टोटल मैं निकाल लेता हूं। 10 और 11 21, 21 5 26, 36, 36, 36 और 9 45,60,000 मेरे पास टोटल ऑफ एसेट्स आ गया। अब इसमें से माइनस करते जाएंगे लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ 4,80,000। क्रेडिटर्स 8,05,000। प्रोविजन फॉर टैक्स
4,25,000। और कुछ लेना है? और कुछ नहीं लेना। तो ये हुआ 4,80,000 प्लस 8,05,000 और प्लस 4,25,000, 17,10,000। और इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरी टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गई 28,50,000। अब बताओ जी, अगर मैं वैल्यू ऑफ गुडविल ढूंढता हूं कौन से मेथड से? पहले तो मैं ढूंढता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि हमारी बुक ने दरअसल इसी काम के लिए क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ढूंढता हूं तो मुझे चाहिए पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, और माइनस मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट्स कितने हैं। सर एवरेज प्रॉफिट ढूंढिए, तो मुझे 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स दिए गए हैं 6 लाख जमा 7,50,000 जमा 8,50,000 जमा 9,50,000 प्लस 8,50,000। ये 5 सालों के प्रॉफिट हैं 40 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये हुए 8 लाख। तो मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो हैं 8 लाख, लेकिन ये बिफोर टैक्स हैं, मुझे चाहिए आफ्टर टैक्स। तो इसमें से टैक्स को माइनस कर दो अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सभी बच्चे मेरे साथ याद करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में मैंने लिखवाया था नोट। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न is not given in the question, then it should be calculated with the help of average rate of dividend। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या ये सही तरीका है, तो सही तरीका तो नहीं है, काम चलाऊ तरीका है, क्योंकि कोई और हिंट मुझे दिया नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही बना ली है अकाउंट्स के अंदर कि अगर एनआरआर नहीं दिया हो तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से काम कर लीजिए। तो हमने एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से काम करना है। अब दरअसल मैंने ऊपर जो एवरेज लिया है वो 5 सालों की ली है, इसलिए नीचे भी रेट ऑफ डिविडेंड 5 सालों का लूंगा। बात समझ में आई? यानी पिछले 5 सालों में डिविडेंड का रेट था 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15, तो ये हुआ 60/5, इसका मतलब 12%। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बेटे अब कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा वो क्वेश्चन कर सकता है। वो कहेगा सर अगर मैं एवरेज 5 की ना लेता 4 की लेता तो शायद ये 12.5% आता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो सर आपने 5 क्यों ली? 5 इसलिए ले ली क्योंकि ऊपर के प्रॉफिट 5 साल के थे। लेकिन समस्या यह है कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा फिर भी क्वेश्चन करेगा कि सर यहां पर जब करंटली में रेट 15% हो सकता है, हो चुका है, तो इसका मतलब अगला डिविडेंड भी 15 होगा, तो इसका मतलब तो हमें करंट रेट लेना चाहिए 15%। तो मैंने आपको बताया बेटे कि यह काम चलाऊ तरीका है। हालांकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इससे कभी भी जज नहीं हो सकती कि आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए थ्योरेटिकली यह धारणा बन गई है कि आप एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से एनआरआर निकाल लेना। अब आप कहो मैं सर 4 साल की एवरेज लेता हूं, तो ले लेना। क्वेश्चन में जो लूप होल है उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना ली है कि जब भी ना दिया हो तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से काम कर लेना। बात समझ में आई? ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। हमने तो काम चलाना था, तो काम हमने इससे चला लिया 0.12 और माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 28,50,000। अब ये हो गया 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.12, ये वैल्यू आई मेरे पास 33,33,333 माइनस
28,50,000। तो बताओ मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ गई? तो सर मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 4,83,333। अब सर अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग अपने सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से करते तो फिर ऐसे करते। आइए, अब ये क्वेश्चन यहां पर खत्म कर दिया हमने। अब आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। इससे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो बेटे सबसे पहले तो बच्चे यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% आ चुकी है, तो मुझे ढूंढना है सुपर प्रॉफिट। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा बताइए जरा सुपर प्रॉफिट कैसे आता था। सुपर प्रॉफिट्स होता था एवरेज प्रॉफिट्स। अब ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब एवरेज प्रॉफिट्स तो हमारे पास 4 लाख रुपए के आ चुके हैं, मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए? तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास उपलब्ध है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दो जो आपने कमाए थे, तभी तो आपकी आएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताइए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास कितनी थी? 28,50,000। क्या यही थी, कुछ और थी? यही थी। और आप देखिए आपको 2013 के प्रॉफिट दिए गए हैं 8,50,000। ये देखिए, ये कह रहा है कि 8,50,000 के मेरे पास प्रॉफिट हुए थे और ये बिफोर टैक्स थे, तो आफ्टर टैक्स करूंगा 50% के रेट से तो हो जाएगा 4,25,000। और दूसरा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम टैक्स का रेट आपको दिया हुआ है तो प्रोविजन फॉर टैक्स की मदद से भी आप एस्टिमेट कर सकते थे अगर ये प्रॉफिट आपको नहीं दिए हुए होते। तो दो दो हिंट थे आपके पास। पुराना वाला भी कंसेप्ट रिकॉल कर लो कि प्रोविजन फॉर टैक्स की मदद से भी मैं अपने करंट ईयर के प्रॉफिट ढूंढ सकता हूं। तो सर कमाल की बात हो गई, मुझे पता लग गया कि मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे 4,25,000, तो हाफ ऑफ 4,25,000 माइनस कर दो। तो 4,25,000 डिवाइडेड बाई 2,12,500, 28,50,000 माइनस 2,12,500, ये हुआ 26,37,500 इंटू में 12%, 3,16,500। तो ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट हो गए 3,16,500। तो मेरे सुपर प्रॉफिट निकल के आए 83,500 और मेरे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 83,500 अपॉन 12 इंटू 100। ये मेरी वैल्यू आ गई 6,95,833 रुपीज। अब यहां पर वैल्यू ज्यादा आएगी और यहां पर वैल्यू मेरी कम आई होगी, ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होता है। ये बात बच्चों ने हमारे अच्छी तरह से बात समझ ली, ठीक है सर। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहां लिखा है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ वीवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2006। अच्छा, मतलब ईयर ठीक करना भूल गए। चलिए, वहां लिखा है बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, फिर लिखा है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, तो ये इन्वेस्टमेंट है इसीलिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं होगी। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एट बैंक,
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये भी शामिल नहीं होगा। वहां पर लिखा हुआ है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस था 80 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट था 4 करोड़ 90 लाख। अच्छा, और क्रेडिटर्स 90 लाख। चलिए जी, फिर लिखा है करंट इनकम इंक्लूड्स 26 लाख फ्रॉम द यूनिट्स। तो ये हमारी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ऑन रिवैल्यूएशन बिल्डिंग आर फाउंड टू बी वर्थ 10 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूज ऑफ 1 करोड़ रुपी, and money invested in units is not required for business purpose in the near future. Normal profit in the industry is 18%. After tax capital employed and income tax liability of the company 50% of the book profits. Calculate value of the goodwill at 4-year purchase. लिखिए जी, हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर 9.30। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक नोट डालना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगी। इन दिस क्वेश्चन, सिंस provision for tax is not given in the balance sheet, therefore we assume that profits given 4 crore 90 lakh is profit before tax। हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी गई है और बैलेंस शीट के अंदर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स ही नहीं दिया गया। इसका मतलब आपने अभी तक टैक्स की एडजस्टमेंट की ही नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, याद कीजिए, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, तो आप सबसे पहले गिवन प्रॉफिट्स लोगे। अगर गिवन प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स होते तो मैं इसके अंदर टैक्स को पहले ऐड बैक करता। जब टैक्स को ऐड बैक करता तो फिर मेरे पास आ जाते प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू ऑलरेडी यही वाली है, फिर इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करते हैं, इसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाहर कर देते हैं, और वो कह रहा है मेरी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थी 26 लाख, 26 लैक्स, और कोई और करेक्शन मुझे क्वेश्चन के अंदर दी नहीं हुई, तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट कितने बन गए, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 2 6, 4,64,000। तो ये भी फ्यूचर के प्रॉफिट हैं बिफोर टैक्स। तो अब इसमें से 50% का टैक्स माइनस करो, तो 2 करोड़ 32 लाख। ठीक है, जब ये माइनस करूंगा तो मेरे फ्यूचर के प्रॉफिट जो बनेंगे आफ्टर टैक्स वो बनेंगे 2 करोड़ 32 लाख। तो क्या पहली बात आपको ये समझ में आई कि एफएमपी बनेगा 2 करोड़ 32 लैक्स? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अब ये बताओ आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना होना चाहिए था। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो होता है आपके जो भी एक्चुअल प्रॉफिट्स हुए हैं इनटू में रेट ऑफ टैक्स।
एक्चुअल प्रॉफिट्स इनटू में रेट ऑफ टैक्स। तो बताओ मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन थे करंट ईयर के 4 करोड़ 90 लैक्स और रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन में है 50%, तो ये हो गया 2 करोड़ 45 लाख। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने की हमारी एंट्री होती है पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यानी इसका प्रभाव एक तो पी एंड एल पर पड़ता है और एक मेरी लाइबिलिटी पर पड़ता है। इसका मतलब यह कि बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी दी हुई नहीं है जो कि मैंने अब निकाल ली है। ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले तो मैं लूंगा बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 10 करोड़। बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 10 करोड़। तो 10 करोड़ में कितने जीरो आएंगे? बाप रे बाप, जीरो में ही फंस जाता है इंसान तो। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़। प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़। फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, तो फर्नीचर की वैल्यू तो पूरी की पूरी वही ले लेंगे 45 लाख। इसके बाद यूनिट्स ऑफ यूटीआई इन्वेस्टमेंट्स हम लेते नहीं। इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये नॉन ट्रेड मानी जाती हैं। ये बस आपको बताने के लिए था। इन्वेंट्री स्टॉक 1 करोड़ 80 लाख। डेटर्स 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। बैंक 8 लाख। अब ये जोड़ना पड़ेगा, कितना हुआ? 10 करोड़ 1 45 लाख 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 30 लाख 1 और 8 लाख 1। तो ये बन गई मेरे पास ये वैल्यू बन गई 14 करोड़ 63 लैक्स। ठीक है। 14 करोड़ 63 लाख में से लाइबिलिटीज को माइनस करना है। लाइबिलिटीज में मेरे पास था क्रेडिटर्स 90 लाख, जमा एक नई लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड की थी, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। वो थी 2 करोड़ 45 लाख। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 करोड़ 35 लाख। ये बन गई 11 लाख 28 हजार। तो ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 11 करोड़ 28 लाख। अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन में गुडविल निकालनी कैसे थी, ये तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। सॉरी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अच्छा, सुपर प्रॉफिट है तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर टैक्स। अब यहां पर हमारा और बुक का थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू से ही चल रहा है कि हम यहां पर लेते हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न्ड, और एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड हमारे कितने थे? 2 करोड़ 45 लाख। तो 2 करोड़ 45 लाख का आधा लूंगा। 2 करोड़ 45 लाख हम लेंगे
12 नहीं, 1,22,50,000। तो हमारे हिसाब से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 11,28,00,000 माइनस 1,22,50,000। तो ये बन जाएगी 10,05,50,000। अब ये हमारा डिफरेंस क्यों आया है ये आपने आपको पहले ही बता रखा है। आप चलना चाहे बुक के हिसाब से मैच करना हो तो बुक इसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस करके फिर घटाती है। ये बात पहले भी चर्चा में आ चुकी है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे 10,05,50,000 इंटू में 18%। तो ये हो गई 1,80,99,000। सुपर प्रॉफिट्स कितने होंगे? अब जो करंट ईयर के प्रॉफिट आएंगे एफएमपी वाले उसी को लेना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मुझे और तो सालों की फिगर दी नहीं है। तो वो मेरे पास आए थे कितने, 2,32,00,000। 2,32,00,000 माइनस 1,80,99,000। ये हो गई 51,01,000। और गुडविल, गुडविल की वैल्यू आएगी हमारे पास 51,01,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दी हुई थी 4। तो ये आनी चाहिए 2,04,04,000। और कहां कहां हमारा डिफरेंस आया है वो आपको पता है। चलिए बेटे, तो ये हमारा चैप्टर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहां पर खत्म हो गया। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हालांकि प्रैक्टिस के लिए हमें नहीं मिले, मिलने चाहिए थे, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहीं पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर अभी कैसे कंप्लीट, अभी तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया। ओहो, बढ़िया हुआ जो हमें एक पॉइंट और याद आ गया। बेटे आइए, हमारा अभी एक मेथड और छूटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनयूटी मेथड। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे एनयूटी मेथड। ये एनयूटी मेथड बेटे मैं आपको बता दूं, ये एनयूटी मेथड सिर्फ सुपर प्रॉफिट्स पर काम करता है। ठीक है, ये एन्युटी मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। और जानते हो हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड था, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कह दो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह दो, ये मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पर ही बेस्ड है, इसलिए इसमें एन्युटी मेथड का कोई काम नहीं है। तो एन्युटी मेथड का काम अगर कुछ ना कुछ है तो वो सुपर प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा वो दिमाग लगाता है। जरा बताओ, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या थी? तो सर वो थी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही फॉर्मूला था। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह था कि एक नया बिजनेस वाला कह रहा था
कि अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करता हूं तो फिर न्यू बिजनेस वाला कहता है कि अगर मैं आपका बिजनेस परचेज करता हूं तो मुझे सुपर प्रॉफिट पहले साल मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा। अगर मेरी नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इयर्स है तो सुपर प्रॉफिट मेथड यह कहता था कि एक नए बिजनेसमैन को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे आने वाले 3 सालों में या आने वाले 4 सालों में, वो क्यों मिलेंगे? ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द प्रीवियस ओनर। तो इसीलिए न्यू बिजनेस वाले को प्रीवियस ओनर को ये वाले प्रॉफिट जो कि उसके एफर्ट्स के हैं ये दे देने चाहिए। अब बेटे कुछ समझदार लोगों ने एक विचार रखा। उन्होंने कहा कि देखो, एक नया बिजनेसमैन बिजनेस खरीदता है आज को हम बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है। अब बेटे वो कहता है कि मुझसे पैसे तो आप लोगे आज, पैसे कब लोगे? आज। लेकिन ये जो प्रॉफिट मिलेंगे ये तो मिलेंगे 1 साल के बाद, 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद। तो जो प्रॉफिट, मान लो अगर मुझे 50,000 रुपए के प्रॉफिट मिलने हैं एक्स्ट्रा अगले 3 सालों में, तो विचार ये सामने रखा कि भाई ये पैसे मैं आपको अगर आज दे दूं तो पूरे के पूरे 50 क्यों दे दूं? मुझे तो मिलेंगे 1 साल के बाद, मैं आपको आज क्यों दे दूं? यानी सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता था कि भाई सुपर प्रॉफिट के पैसे आज ही दे दो। एन्युटी मेथड कहता है ये तो गलत बात है। अगर इसने 50,000 आज ही दे दिए तो इसको तो नुकसान हुआ। पुराने वाला बिजनेसमैन ये 50 कमाता, लेकिन कब मिलते? 1 सालों के बाद, ये 2 साल के बाद और ये 3 साल के बाद। लेकिन हम गुडविल की जब वैल्यू निकालते हैं तो ये पैसे निकाल के आज ही दे डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बायर होता है उसको नुकसान होता है। तो बायर आज पैसे देगा तो 1.5 लाख नहीं देगा, वो कम देगा, ब्याज काट के पैसे देगा। ठीक है ना? तो ब्याज कैसे काटा जाएगा, इसके लिए हमारा मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने भी पढ़ा है वो एक तरीका बताता है। मैं सिर्फ पहले साल की बात करता हूं। पहले वो कहता है देखो, अगर आज मैं आपको एक्स मनी देता हूं और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सपोज करो 10% था, तो इसमें 10% का इंटरेस्ट जोड़ो, 0.1x ये रेट जोड़ो, ये बनेगा 50,000 रुपए। कह रहा है जो 1 साल के बाद मिलना है तो वो मैंने आपको 1 साल पहले ही दे दिया, तो मैंने गलत किया, मुझे इसमें इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। मैं तो इंटरेस्ट काट के आपको दूंगा। तो हमने कहा इंटरेस्ट कैसे काटोगे? वो कहता है देखो, अगर आज दूंगा तो कुछ कम दूंगा, उतने दूंगा, कितना? एक्स अमाउंट दूंगा जिस पर के 10% का ब्याज अगर जोड़ूं तो 50,000 बनना चाहिए। क्यों? 10% क्या है? ये मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। यहां देखिए, आज कितना दूंगा? एक्स अमाउंट, और ये एक्स अमाउंट कम हो जाएगा। कितना कम होगा? उतना कम होगा जितना इसमें ब्याज है। तो मैंने इक्वेशन बना ली कि एक्स अमाउंट आज दिया जाए, इतना होना चाहिए कि जिसमें 10% के रेट से अगर 1 साल का ब्याज जुड़े तो वो 50,000 हो जाए। तो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया। दरअसल एक्स मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन गया 50,000 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसमें से अगर x कॉमन ले लूंगा, इसको समझना, तो x कॉमन लेने के बाद ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 1.1। तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं दूसरे साल में देखूं तो दूसरे साल में 2 बार ब्याज आएगा, तो 2 बार ब्याज आएगा, तो भाई 50,000 को अब मैं 2 बार करूंगा 1.1 और फिर से एक बार 1.1, 2 बार ब्याज निकलेगा।
और इसमें 3 बार ब्याज निकलेगा। ये देखिए ऐसे निकलेगा। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 50,000 इंटू 1/1.1 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर, या ऐसे लिखूं 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर प्लस 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 क्यूब। तो इनमें भी 50-50 हजार कॉमन है। तो सुपर प्रॉफिट को अगर मैं कॉमन ले लूं, सुपर प्रॉफिट को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो इस फैक्टर को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2, और इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3। तो जो x की प्रेजेंट वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 1 to 3 इयर्स। 3 इयर्स ऑब्वियसली क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 3 लिया है, अगर 4 होगा तो ये 4 साल का हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट इनटू इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब इसका इस्तेमाल बेटे फाइनेंस में होता है। फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इसको ज्यादा यूज करते हो। तो अभी हमारे को अकाउंट्स में वो कहते हैं कि छोड़ो, बच्चे को इस बात पे तंग नहीं करेंगे, हम उसे इसकी वैल्यू बता देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में एन्युटी मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल पूछी गई है, और पॉइंट नंबर 4 में उसने आपको दे भी दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 5 इयर्स एट 10% रेट इज 3.78। समझ में आया? तो आपने क्या करना होगा, पहले तो आपको सॉल्व करके दिखा देना कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितने आए हैं। सुपर प्रॉफिट आए हैं 22,000। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आए हैं 22,000। और अगर एन्युटी मेथड से गुडविल निकालनी है तो कुछ नहीं करना, 22,000 इंटू 3.78 कर देना है। ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल प्रेजेंट टर्म्स में आ गई। यानी अगर इस पे 5 सालों तक ब्याज जोड़ते हुए चलेंगे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारा 1/10 बन जाएगा। यानी ये कह रहा है कि 5 साल के पैसे पहले दूंगा तो ब्याज काट के दूंगा। अब आपको ये हमेशा ये वैल्यू मिलेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जरा ये बताओ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% थी, इसका मतलब पहले साल में होगा 1.1, दूसरे साल में होगा 1 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर, इन्हीं का सम तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहलाता है, जो कि मुझे क्वेश्चन में 3.78 दिया हुआ था। ये हमेशा मुझे गिवन होगा। मैं आपको बता रहा हूं ये आता कैसे है। आइए जी, मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना हुआ? 0.909। मैंने पहले फैक्टर का लिख लिया 0.909, दूसरे साल का हुआ 0.826, इज इक्वल टू दबाता जाऊंगा, अपने आप निकलता जाएगा 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 ले लेता हूं क्योंकि 6209 आ रहा है। लेकिन मैं ये निकाल सकता था, फिर भी वो मुझे कहते हैं कि हम बच्चे से निकलवाएंगे नहीं, बस इसको टोटल कर लो। मतलब एक्सट्रीम केस में आपको निकालना पड़े तो आप निकालोगे कैसे, मैंने ये आपको सिखाया।
ये देखो मेरे पास ये वैल्यू आई 3.79, वहां आई थी 3.78, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर आपको फैक्टर क्वेश्चन में ना दिए हों तो पहले फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 प्लस जो भी एनआरआर का रेट दिया हुआ है, ये आपका पहला निकल आएगा। उसके बाद कैलकुलेटर में इज इक्वल टू 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 दबाते रहोगे तो निकल आएगा। अच्छा, जिन बच्चों को इसमें दिक्कत हो तो भाई ये है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 और ये है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर, यानी 9.909 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये आएगा, इंटू 0.909। ये लो, ये आपको मैंने गणित बता दिया कि अगर एक्सट्रीम केस में जरूरत पड़े तो ऐसे कर लेना, वैसे फॉर्मूला याद रख लो कि बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट को एन्युटी फैक्टर टेबल से मल्टीप्लाई कर देना। एन्युटी फैक्टर टेबल आपको पता लग जाएगा, अगर आपको एक से कम फैक्टर दिए हुए हैं तो पहले उनका सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन्युटी फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा ही होगा। क्वेश्चन ना कई बार चालाकी कर देगा, वो कहेगा मैं आपको 5 सालों के फैक्टर बता रहा हूं, आपको अलग अलग फैक्टर बता देगा, तो आप पहले उसका सम निकालना, फिर सम निकाल के यहां मल्टीप्लाई करना। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क जाएगी, 10 होमवर्क जाएगी, और अब ये चैप्टर आपका रियल टर्म्स में कंप्लीट हो गया। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।